हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और मेरे साथ है सीएमए जेएस मल्होत्रा सर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू गेट रैंक इन सीए इंटर की एक स्ट्रेटजी कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी चाहिए रैंक के लिए, कितने मार्क्स की जरूरत है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी मेहनत अपने को करनी पड़ेगी, ये अपने को जानना है। मैं सीए पंकज सरावगी टीच करता हूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मेरे साथ जो सर है सीएमए जेएस मल्होत्रा सर, वो टीच करते हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का सब्जेक्ट। हेलो तो दोस्तों। आज हम अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में भी स्ट्रेटजी बताएंगे हम्म। और साथ में ओवरऑल स्ट्रेटजी भी बताएंगे सर। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो, आज की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो है ना, कोई बेसिक बात नहीं करने आए कि हाँ भाई कोई जनरल बात करने आए। हम लोग स्ट्रैटेजी बताने जा रहे हैं कि रैंक लेके आनी है तो कैसे लेके आनी है। और ऐसा नहीं है, रैंक लाने वाले बच्चे कोई कोई अलग दुनिया से नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ, कोई भी रैंक ला सकता है। आप भी लेके आ सकते हो, अपने पे विश्वास करो दोस्तों। रैंक लाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी की। आप कंसिस्टेंटली अगर चलो अपनी पढ़ाई को लेकर और कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते रहो, तो दोस्तों रैंक दूर नहीं, रैंक जरूर लेके आई जाती है। तो दोस्तों, हम जैसे कि पंकज सर ने बताया, मैं टैक्सेशन और अकाउंट्स पढ़ाता हूँ और पंकज सर कॉस्टिंग और एफएम। हम आज की जो स्ट्रैटेजी सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स की नहीं बताएंगे, ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि सीए इंटर में रैंक लेके आनी है तो कैसे लेके आनी है। इसके लिए मैं ये सितंबर और जनवरी, जी हाँ, सितंबर और जनवरी, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सितंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से या जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरह के स्टूडेंट्स को कवर कर रहे हैं। तो आपको बताने वाले हैं किस तरीके से करना है। जी सर, पंकज सर। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रैंक जो आती है, देखो हमें पता है कि हाईएस्ट जो रैंक है दैट इज रैंक 1 जो है, वो अप्रोक्स अप्रोक्स 515 520 मार्क्स के आसपास आती है आउट ऑफ 600। लेकिन अपने को एक लास्ट रैंक भी पता होनी चाहिए सर, वो कहां पे आती है। तो मिनिमम टू मिनिमम मार्क्स जो है वो अपने को चाहिए, देखो बेटा, 460 के अराउंड। एग्जैक्ट नहीं कहूंगा कि 460 ही चाहिए, 460 के अराउंड अपने को मार्क्स चाहिए। लाइक 455 से लेकर 520 525 के बीच में 1 to 50 रैंक्स आती है। तो जो लास्ट रैंक आती है वो अप्रोक्स अप्रोक्स 460 मार्क्स के आसपास आती है, जो कि आउट ऑफ 600 77% के आसपास देखने को मिलता है। 77% मार्क्स आपको कम से कम लाने पड़ेंगे टू गेट द रैंक इन सीए इंटर। और ऑफ कोर्स बोथ ग्रुप आपको एक साथ देने ही पड़ेंगे, बोथ ग्रुप आपको एक साथ देने ही पड़ेंगे। और यहां पे मैंने और सर ने दोनों ने मिलके एक छोटा सा टारगेट सेट किया है कि ये जो 460 मार्क्स है, ये किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो। देखो, हर एक बच्चे का अपना अपना कोर एरिया अलग अलग होता है। किसी को थ्योरी अच्छी लगती है, किसी को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है। बट ये जो स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं, ये एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है कि 90% प्लस बच्चे के लिए ये स्ट्रेटजी वर्क कर सकती है। मे बी 10% बच्चों के लिए ये स्ट्रेटजी वर्क ना करे। क्यों? क्योंकि उनके लिए थ्योरी बेस्ट हो सकता है और वो थ्योरी में 90 प्लस मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। तो टारगेट ये है हमारा कि जो 460 मार्क्स है, जैसा कि हमें पता है कि हमारे ग्रुप 1 में 3 पेपर होते हैं, सिमिलरली ग्रुप 2 में भी 2 पेपर होते हैं। ग्रुप 1 में सर के 2 पेपर हैं, एडवांस्ड अकाउंटिंग और टैक्सेशन। तो सर, एडवांस्ड अकाउंटिंग और टैक्सेशन के बारे में आप कुछ बताएं। तो जैसे कि दोस्तों, आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने जो प्लान बनाया, उसमें ये बताया कि एडवांस अकाउंटिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं मानता हूं कि एडवांस अकाउंटिंग रिसेंटली थियोरेटिकल बेस हो चुका है, बिकॉज उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं। बट स्टिल मैं अभी भी विश्वास रखता हूं कि बच्चा अगर एडवांस अकाउंटिंग के अच्छे से तैयारी करे तो आराम से 90 प्लस मार्क्स लेके आ सकता है। थोड़ा सा टारगेट करना है, थोड़े से एफर्ट कंसिस्टेंटली करने हैं। और कैसे करना है? बच्चों देखो, एक बात तो समझ लो, रिवीजन तो आपको करनी ही करनी है, रिवीजन करे बगैर काम नहीं होगा। एक बार रिवाइज करने से बात नहीं बनेगी। अगर रैंक चाहिए तो रैंक के लिए आपको कम से कम 3 बार, मिनिमम 3 बार रिवाइज करना है, अगर रैंक चाहिए। और अगर पास होना चाहते हो तो एक ही बार रिवाइज करके पास हो जाओ यार, फिर फायदा नहीं है ये वीडियो देखने का। हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो बच्चा रैंक चाहता है। तो अगर आप रैंक चाहते हो तो आपको एक टारगेट बनाना है कि मुझे 3 रिवीजन कम से कम करनी है।
उसमें आपको सारे एमटीपीस जो मॉडल टेस्ट पेपर है, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। रैंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ नहीं होते। कहीं ये मत सोचना कि आप कहो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होते अगर आपको रैंक लानी है तो। 90 प्लस मार्क्स चाहिए अकाउंट्स के अंदर। आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने होंगे, कोई चीज नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस बार आपको तो पता है सीए इंटर में अब एमसीक्यूज भी है, प्रैक्टिकल टॉपिक के अंदर भी एमसीक्यूज है, तो इसलिए आपको एमसीक्यूज पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, और वो आने हैं सब एएस से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, तो 90 प्लस लाए जा सकते हैं। अगेन, अभी से पढ़ाई करनी चालू कर दो। अगर आप सितंबर दे रहे हो और आप जनवरी दे रहे हो, कोशिश करो जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म करने के बाद आप लोग अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, अगर आप सितंबर दे रहे हो तो आपके पास वक्त बहुत कम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी एक रिवीजन तो हो चुकी होगी। अगर रैंक लानी है तो 2 रिवीजन और करनी है। इज दैट क्लियर? और बहुत मेहनत करनी होगी। इसके बाद आ जाता है दोस्तों कॉर्पोरेट लॉ। और कॉर्पोरेट लॉ, जैसे कि जनरली बच्चों को लॉ जो है वो थ्योरी है, याद करने वाला सब्जेक्ट हो जाता है, तो बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना सर, स्कोर करना मुश्किल है। हाँ, अकाउंट्स के कंपैरिजन में कह सकता हूं कि लॉ में स्कोर करना मुश्किल है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप रैंक होल्डर्स को देखो तो वो भी 60-70 प्लस लेके आए हैं, तो आप लोग लॉ में भी लेके आ सकते हो। स्कोर करना इतना भी मुश्किल नहीं। तो 70 प्लस का टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 70 प्लस लॉ में चाहिए। सिर्फ पास होने से बात नहीं बनेगी। टैक्सेशन दोस्तों एक वास्ट सब्जेक्ट है, आप लोग जानते हो। अकाउंट्स और टैक्सेशन इस वक्त बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो चुके हैं। टैक्सेशन की बात करें तो शुरू से ही वास्ट था। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स शुरू से ही वास्ट सब्जेक्ट था। और आपको पता है इतना सारा वास्ट सब्जेक्ट एक दिन के अंदर तैयारी करनी मुश्किल होती है। तो वो प्रॉब्लम है कि हाँ, एक दिन की छुट्टी है और आप उस एक दिन की छुट्टी के लिए के अंदर अंदर आपको सब कुछ रिवाइज करना है। तो 80 प्लस मार्क्स फिर भी लाए जा सकते हैं दोस्तों, बट रिवाइज आपको कम से कम 3 बार करना होगा। ये आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी बात, रिवीजन अच्छे से करनी है। और एमटीपी, आरटीपी, पास एग्जामिनेशन, स्टडी मैट के क्वेश्चंस, ये सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी। सर आगे बता दो सर, ग्रुप 2 के लिए। देखो बच्चों, ग्रुप टू में अगर हम बात करें तो फिर से 3 सब्जेक्ट आते हैं। और अगेन इसमें सबसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो अपना होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा कि हम एडवांस्ड अकाउंटिंग में 90 प्लस का टारगेट लेकर चलते हैं रैंक के लिए, तो सिमिलरली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी अपना टारगेट 90 प्लस का रहना चाहिए। अगर मैं पास्ट में भी बात करूं तो पास्ट में नो डाउट 98 99 इंडस्ट्री में आए हुए हैं। इवन हमारे स्टूडेंट के भी अगर मैं बात करूं 95 मार्क्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफी ज्यादा स्कोरिंग है। और अभी जो अपना पेपर का पैटर्न है उसमें आपको आइडिया है कि 30 मार्क्स का अपना एमसीक्यू आता है एंड 70 मार्क्स का अपने को बाकी अटेम्प्ट करना है। और पेपर का पैटर्न कुछ अभी इस तरीके से चल रहा है कि ये जो 100 मार्क्स का पेपर है इसमें 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल जाता है। जो थ्योरी क्वेश्चन एक आता है वो आपको चॉइस में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो, अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है और आपने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 90 प्लस क्या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लेकर आ सकते हो। अगेन जैसा कि सर ने कहा कि अगर रैंक चाहिए 90 प्लस मार्क्स चाहिए, छोड़कर कुछ नहीं जाना, सब कुछ अपने को करके जाना है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर अपने को प्रैक्टिकल भी 100% आता है तो भी हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स यहां पे लेकर आ सकते हैं। और सर ने और मैंने दोनों ने ही अपने अपने सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटजी वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करी हुई है। आप उसका भी बेनिफिट जरूर 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 लीजिएगा। देन बात करें ऑडिटिंग एंड एथिक्स की, तो जैसे ग्रुप 1 में आपका कॉर्पोरेट लॉ वाला सब्जेक्ट है, बिल्कुल वैसे ही सेकंड ग्रुप में इंस्टीट्यूट ने ऑडिटिंग एंड एथिक्स का सब्जेक्ट यहां पे इंट्रोड्यूस करा हुआ है, जिसमें अगेन देखो 100% थ्योरेटिकल होता है। तो मार्क्स 60 प्लस की लिखा है हमने, बट आप थोड़ा सा ज्यादा टारगेट भी लेकर चल सकते हो, क्योंकि अगर आप ऑडिटिंग एंड एथिक्स को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ते हो तो वहां पे और ज्यादा मार्क्स भी आप लेकर आ सकते हो। इंडस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स भी देखने को मिल रहे हैं, बट फिर भी हमने एक मिनिमम टू मिनिमम मार्क्स की बात करी है 460 प्लस की, तो यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट हम कम लेकर चल रहे हैं 60 प्लस मार्क्स का, जो कि आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। और लास्ट जो सब्जेक्ट आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक मिला जुला सा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलता है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको प्योर
थियोरी भी देखने को मिलता है। अगेन मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 15 नंबर की आपको एमसीक्यू और बाकी 35 मार्क्स का अपने को डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करना है। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो 50 मार्क्स का जो एफएम है उसमें 48 मार्क्स के आसपास आपको प्रैक्टिकल पोर्शन देखने को मिल जाता है। एक 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू वगैरह में देखने को मिल सकता है, बट अगेन यहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो 75 प्लस मार्क्स का टारगेट है, इसमें अप्रॉक्स में बात करूं तो हम यहाँ पे 45 के आसपास का टारगेट लेकर चलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्योंकि अगेन एसएम जो है वो थियोरिटिकल है। अब आपने उसको अगेन प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ा है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आपने केवल रटिफिकेशन वगैरह की बात करी हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हम 30 मार्क्स का ही टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो ये 75 का जो टारगेट है वो हम कुछ इस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि 45 के आसपास आप एफएम में और 30 मार्क्स के आसपास एसएम में। एफएम की भी स्ट्रेटजी हमने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, कॉस्टिंग की भी, डायरेक्ट टैक्सेशन की भी सर ने करी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी सर जल्दी ही आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर आएंगे। और सर मैं यहाँ पे एक बात देखो कि करना सर चाहता हूँ ने सर। जैसा कि कहा। सर हाँ एक जी बात सर। करना चाहता हूँ सर, इसको एक बार स्टोल हाँ करना जी। ऊपर ही वापस सब्जेक्ट्स पे। हाँ जी सर। बच्चों एक बात समझो, जो लॉ है ना और ऑडिट है, ये दोनों के दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, बट ऐसा नहीं है इसमें मार्क्स लाना मुश्किल है। ऑडिट में भी पॉइंट यही है, जैसे कि सर ने बताया, प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर आप उनको प्रैक्टिकल अप्रोच से समझोगे ना तो आपको मजा आएगा। और ऑडिट एक्चुअल में बहुत स्कोरिंग है, बट अगेन, हाँ, ऑडिट में आपने सुना होगा रिसेंटली भी बच्चों के बहुत अगर आज ग्रुप 2 में कोई बच्चा फेल होता है तो जनरली ऑडिट में ही फेल होता है। 80% ऑफ द चांसेस आर कि ऑडिट में ही फेल हो रहा है। उसका रीजन है क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चे को जब तक प्रैक्टिकली समझेगा नहीं वो चीज को, उसको वो वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ऑडिट, एसएम, इन सब में ना एक कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड समझते हो? जो उस रूल का जो मेन वर्ड होता है, एग्जामिनर जब चेकिंग करता है तो वो चीज वो चेक करता है कि क्या वो बच्चा मटेरियल के अंदर जो हम लोग वर्ड्स लिखते हैं, क्या वो, देखो, हमें पता है कि मार्क्स नॉलेज के बेसिस पे जाना है, नॉलेज के बेसिस पे ही आने चाहिए। बट क्या प्रॉब्लम आती है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर कीवर्ड्स देखे जाते हैं। जैसे एसएम है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, इसके अंदर भी कुछ बहुत सारी जगहों पर कीवर्ड्स हैं। उनको कीवर्ड्स को हाईलाइट करो और उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कीवर्ड को याद करो और उसको अप्लाई करो। जब आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो वो कीवर्ड जरूर डालना है। कीवर्ड का मतलब है यहां पर कि जो भी आपका जो आंसर होगा उसकी प्रेजेंटेशन में वो मेन 2-3 वर्ड्स या लाइन जो आपको याद हो जाए, और वो जरूर अप्लाई करनी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो लैंग्वेज जरूर चेक करता है। तो मेरा मानना ये है कि ऑडिट और जो प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, एक आती है इसके लिए एसएम के लिए, तो इनके अंदर जरूर होगा। लॉ टैक्सेशन के अंदर तो आपको टेक्निकल लैंग्वेज चाहिए और वो आपको यूज करना होगा एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। बच्चों का सवाल होता है कि सर लॉ टैक्स में क्या सेक्शंस लगाने हैं। इनफैक्ट लॉ ऑडिट के अंदर भी सेक्शंस अप्लाई करना जरूरी नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे उससे कि अगर आपने नहीं लगाया तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेक्शन लगा दिए अच्छी बात है, बट अगर नहीं लगाए तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। गलत नहीं लिखने, अगर आपको नहीं पता तो मत लिखो, वो ज्यादा बेटर है। सेक्शंस पता है तो ही लिखने हैं, वरना नहीं लिखने। और वरना क्या लिखना है? एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यहां से शुरुआत करो। पहले लिखना होता है, सबसे पहले क्या लिखना होता है? कानून, यानी स्टैट्यूटरी प्रोविजन। और उसके बाद लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, और फिर फाइनली कंक्लूजन देंगे हम अपने आंसर का। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमारे इन सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन के बारे में तो आपको पता चल गया, इसलिए मैंने सोचा कि लॉ, ऑडिट में, एसएम में क्या मेन चीज होती है, उन चीजों पर भी फोकस करना है। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करते हैं सर। सर जैसा कि आपने पहले ही बता दिया बच्चों को कि अगर हमें रैंक लेकर आनी है, अगर रैंक का टारगेट है अपना, तो कम से कम देखो 3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है तो आपको 4 बार तक भी रिवीजन करना सर पड़ेगा। मैं समझता हूँ अगर थ्योरी वाले जो सितंबर की सब्जेक्ट, बात करें। सर जो थ्योरी वाले हाँ जी सब्जेक्ट, सर। मैं समझता हूँ थ्योरी वाले हाँ, सब्जेक्ट में 4 बार रिवीजन करनी जरूरी है। क्योंकि जो बिल्कुल थ्योरी जरूरी है सब्जेक्ट सर। है ना सर, वो बच्चों को रिटेन नहीं होते। तो मुझे ऐसे लगता है नहीं कि होते। थ्योरी वाले सब्जेक्ट के लिए 4 बार रिवाइज करने का जरूर दिमाग लगाओ। लॉ, जीएसटी, और आपका एसएम, और आपका ऑडिट। ठीक है, ये थ्योरी ऑडिटिंग। वाले सब्जेक्ट्स हैं। जीएसटी भी थ्योरी है। तो आपको इनकी थ्योरी वाले कंपोनेंट को अच्छे से रिवाइज करने के लिए 4 बार रिवाइज करो।
ठीक है, प्रैक्टिकल कंपोनेंट को आप 3 बार भी कर लोगे तो वो रिटेन रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 3 से 4 टाइम्स बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है, फिर भी अगर आप हर सब्जेक्ट को 4 4 बार कर सको तो वेल एंड गुड। जी सर। सितंबर वाले बच्चों का अब तक 1 से 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। देखो बिल्कुल। हम दोनों का ये मानना है कि सितंबर में अगर आपके पेपर हैं तो 1 से 2 बार आपका रिवीजन ऑलरेडी हो जाना चाहिए, और बाकी जो आपको 1 बार या 2 बार और रिवीजन करना है वो भी आप जल्दी से जल्दी अगस्त में कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको ये करना पड़ेगा अगर आपका टारगेट रैंक है तो। और सर ने जैसा कि पहले ही थोड़ा सा आइडिया दिया कि जो रैंक है वो अचीव करने के लिए देखो अपने को क्या क्या कवरेज करनी चाहिए। तो सर देखो मेरा ये मानना है कि एक तो जिस भी टीचर से हम क्लासेस ले रहे हैं हम्म। उनके नोट्स 100% आप कवर करके चलो। इसके अलावा नोट्स के अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी कवर करके चलना चाहिए, क्योंकि हम कोई 50 मार्क्स या 60 मार्क्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रैंक की। तो 100% नोट्स कवरेज होनी चाहिए अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर की बुक का और साथ में स्टडी मटेरियल का जो अपने को ना आता हो। थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअली कीवर्ड्स वगैरह वो अपने को 100% चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक आरटीपी भी जरूर देखनी चाहिए, रिविजनरी टेस्ट पेपर, जो कि इंस्टीट्यूट एग्जाम से अप्रोक्स 2 महीने पहले रिलीज करते हैं। और सर मेरा ये मानना है कि कम से कम अपने को लास्ट 3 अटेम्प्ट के और करंट वाला देखो एमटीपी सर सभी करते हैं, हम्म। लेकिन अपने को लास्ट 3 अटेम्प्ट के भी आरटीपी देख लेने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कई बार मैंने अपने सब्जेक्ट में तो ये एनालाइज किया है कि इंस्टीट्यूट ने करंट आरटीपी में से नहीं पूछा, बट जो पास्ट आरटीपी थे उनमें से क्वेश्चन उठा के डायरेक्टली पूछ लिया, जस्ट केवल और केवल फिगर्स वगैरह चेंज करके। बिल्कुल ऐसे ही होता है। सर कुछ आप टैक्सेशन अकाउंट्स इसके बारे में बोलना चाहेंगे आरटीपी वगैरह को लेकर? सर आरटीपी में बिल्कुल आपने सही बोला कि आरटीपी में आपको 3 अटेम्प्ट के आरटीपी जरूर ट्राई करने चाहिए, और एमटीपीज भी। हालांकि मैं अपने जो मटेरियल में करवाता हूँ उसमें आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चन सारे कवर्ड होते हैं, बट स्टिल कुछ बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चंस जैसे अभी बिल्कुल लेटेस्ट आया वो नहीं कवर्ड होगा, तो वो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट वैसे जैसे लिखा हुआ है 3 अटेम्प्ट के करने चाहिए, एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपने चाहे मेरे मटेरियल से किया भी हो या आपने किसी भी टीचर के मटेरियल से किया हो सकता है उन्होंने भी कवर किया हो, एक बारी अपने आप भी आरटीपी देखोगे ना तो आपसे जब वो क्वेश्चन हो रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस आता है। एक और तरीका मैं बताता हूँ, एक बात नोटिस करना, आप जब आंसर रख के पढ़ते हो ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। साथ में आंसर लिख लिया, कोई फायदा आंसर खोल लिया, यहाँ क्वेश्चन, और आप लोग आंसर करते हैं, आंसर क्वेश्चन को देखते हो, आंसर देखते हो, अरे हाँ हाँ, ऐसे ऐसे मैच करने का कोई फायदा नहीं होता। तो बच्चा कई बार ऐसे भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, मैंने मैंने देखा है ये बच्चों को। तो अगर आप सर क्वेश्चन उसमें तो बच्चा ये चेक कर रहा है, उसमें तो बच्चा ये चेक कर रहा है कि टीचर ने ठीक कराया है कि नहीं कराया। हाँ, बट वो ऐसा ही होता है, बच्चा क्या कर रहा है, आंसर देख रहा है सर, क्वेश्चन को देख रहा है, हाँ ये तो मुझे हाँ पता है, ये तो मुझे पता है, ये ऐसे पता है। ऐसे रिवीजन नहीं हाँ होती। रिवीजन करने के लिए आपको कोई लिख फायदा। कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैंड रिटन। ठीक है, 90 नंबर ऐसे नहीं आएंगे अकाउंट्स कॉस्टिंग में। अगर आपको 90 नंबर चाहिए, टैक्स में 80+ चाहिए, ठीक है, एफएम के अंदर 75+ चाहिए, है ना, तो आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनफैक्ट हर सब्जेक्ट ऑडिट लॉ भी लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी। एक रिवीजन तो आपको ऐसी रखनी ही रखनी है, वन रिवीजन। सेकंड रिवीजन आप एक बारी क्विक कर सकते हो जिसके अंदर आप सिर्फ कंटेंट पढ़ सकते हो, और जो थर्ड रिवीजन है उसके अंदर आप एमटीपीस आरटीपीस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहली 2 रिवीजन जो है वो कंटेंट पर फोकस रहेगा, तीसरी रिवीजन भी कंटेंट पे रहेगा, बट तीसरी रिवीजन में आप एमटीपीस आरटीपीस भी साथ साथ खोलोगे, जो मैं समझता हूँ सर। और मॉक टेस्ट पेपर आप बिल्कुल सर ने सही लिखा है, लास्ट में 2 मॉक टेस्ट जो है एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के अंदर आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, जो कि हमारा खुद का सीए लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम आपको इन पूरा मॉक टेस्ट प्रॉपर मॉक टेस्ट दें 100 मार्क्स का, तो आप वो भी हमारे थ्रू देख सकते हो। जी सर। जी सर। और सर हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे को थोड़ी हेल्प मिले ये रैंक अचीव करने के सर लिए? एक तो तो टेस्ट का देखो अभी सर बता ही हमने दिया, मॉक प्लान टेस्ट किया का। है। सर मॉक टेस्ट का तो भी हाँ बता जी ही सर। दिया कि हम लोग प्लान करेंगे ही करेंगे, हाँ जी। है ना। सर हम बच्चों को और क्या कर सकते हैं, रिवीजन हम लोगों ने सोची थी कि हम रिवीजन कराएंगे, तो पंकज सर कॉस्टिंग और एफएम की रिवीजन कराएंगे। हम यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा टैक्सेशन की, टैक्सेशन का तो फास्ट ट्रैक मैंने लॉन्च कर दिया है,
कुछ इन डेमो क्लासेस बिल्कुल। आपको मेरे इस चैनल पर मिल भी जाएंगी सीए लेक्चर्स में। और अगर आप बात करो अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स के भी हमको कुछ टॉपिक्स की क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करा दूंगा। तो रिवीजन, फास्ट ट्रैक, टेस्ट सीरीज, ये सारी रहेगी इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है जी। हाँ जी सर। तो रिवीजन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह के रिवीजन आपको अकाउंटिंग कराएंगे स्टैंडर्ड्स सीए जनरली लेक्चर्स पे बच्चों ही। को बोरिंग लगते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सर अच्छे से रिवाइज करा सकते हैं। और कुछ डिस्क्रिप्ट जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे अमेलगमेशन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, इन चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनको रिवाइज कराया जा सकता है सर। बिल्कुल सर। हम्म, और टैक्सेशन के लिए जैसा कि सर ने ऑलरेडी फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च करा हुआ है, हाँ जी। ऑलरेडी आप हमारे सीए लेक्चर के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। आई थिंक 2 क्लासेस हमने ऑलरेडी वहां पे अपलोड कर दी है। जी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं तो हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने अभी इंट्रोडक्शन का रिवीजन करवाया है। पूरा का पूरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 100% रिवीजन लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आएंगे सीए लेक्चर्स के चैनल पे। और सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके लिए रिवीजन लेकर आएंगे। और जो प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल रिवीजन में हमारी थोड़ी सी सोच ये है कि हम आपके साथ कॉन्सेप्ट तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट पे हम साथ में एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे करना है उसका भी एक आपको आइडिया वहां पे लग जाएगा। और इसके अलावा जो मैंने यहां पे नहीं लिखा है सर, एक हम आरटीपी जो आई है उसको डिस्कस कर लेंगे जी। सीए लेक्चर पे। बिल्कुल। और एक जो आपके मॉक टेस्ट पेपर आएंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से, हाँ, वो भी डिस्कस कर उनको लेंगे। भी हम यहाँ पे अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। तो इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। और ये जो स्ट्रेटजी है ये हाँ ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। सर ने टैक्सेशन की स्ट्रेटजी सर आपने अपलोड कर दी थी। जी। जी सर, कर दी थी। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हो इन गई। दोनों की स्ट्रेटजी हमने फुल फ्लेज स्ट्रेटजी इवन टॉपिक वाइज बताया आपको कि कौन से टॉपिक पे अपने को कितना कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है वो हमने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, स्ट्रेटजी का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपको ये तीनों की तीनों स्ट्रेटजी वहां पे देखने को मिल जाएगी। और सर कुछ आप सर अपनी तरफ बाकी से मेरे को ऐसे कहना लगता है चाहें? सर, बच्चे खुद समझदार हैं सर। इस वक्त, हाँ जी सर। अगर जो बच्चा सितंबर में जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल हाँ। खत्म हो जानी चाहिए सर। कोई भी बच्चा अगर डिस्ट्रैक्टेड है, अगर वो इधर उधर फालतू की चीजों में इन्वॉल्व है, तो भाई बंद कर दो, अगर रैंक लानी है तो। और अगर पास होना है फेल होना है वो तो बात की बात है। अगर पास होने का ही सोच रहे हो तो फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो रैंक की सोचो दोस्तों, रैंक ही आएगी गारंटी, बट रैंक के लिए बहुत एफर्ट चाहिए। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म करने होंगे। जो भी आपके मोबाइल है, इनको कम से कम यूजेज करनी है। ये मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है ना, वो आपकी एनालिसिस है कि आप कितना टाइम मोबाइल देख रहे हो, तो वो भी कम से कम करना पड़ेगा आपको इन दिनों। अगर आप सितंबर जा रहे हो, इनफैक्ट जनवरी वालों के लिए भी अब से ये यहाँ से रिवीजन चालू हो जाएगी। तो अब आपका जो पहले के कंपैरिजन में मोबाइल की यूसेज और ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, इधर उधर के दोस्तों से बातचीत करना, है ना, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई साहब ये बंद कर दो। ठीक है। मेरे को अगर अगर मतलब अगर मैं आपको सच बताऊं, तो ये रैंक वाले जो हैं वो ऐसे सोचते नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे चीजें सोचकर अपना टाइम वक्त बिल्कुल बर्बाद मत करो। पढ़ाई के लिए लग जाओ। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्करों में मत पड़ना। ना ही फालतू का कोई भी डिस्ट्रैक्शन। घर में कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आप समझदार हो, ठीक है, आप उनको मना नहीं कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, आपकी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। पढ़ाई प्रायोरिटी होनी चाहिए। उनकी वजह से आप अपने आप का अपना करियर खराब मत करो। मैं तो यही समझता हूँ सर, क्या कहते बस बिल्कुल बिल्कुल सर, गर्लफ्रेंड बाद में भी मिल जाएगी और अच्छी मिलेगी हो? अभी जो है उससे भी। और हाँ, एक लास्ट में बात और बताना चाहूंगा। हम्म। सर का टैक्सेशन का ये जो फास्ट ट्रैक है, ये लाइव बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जी। और सर ने बिल्कुल नॉमिनल इसकी फीस रखी हुई है लाइव बैच की, ओनली 1500 प्राइसेस सर ने रखे हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी, और आई थिंक सर कल से स्टार्ट हो रहा है 21 से, ट्वेंटी बिल्कुल। फर्स्ट जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है। हाँ। 21 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है बैच। तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हो। और गिवन नंबर, आपको तो नंबर सर दिया हुआ है, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप बात कर सकते हो। बिल्कुल, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और और दोस्तों टेलीग्राम इस चैनल जो है चैनल हमारा पर, वो भी ज्वाइन करके छोड़ दीजिए।
क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है वो हम टेलीग्राम चैनल के टेलीग्राम थ्रू से। रखेंगे अपनी, और रिवीजन सीरीज जो है वो पूरी की पूरी यूट्यूब चैनल के थ्रू आने वाली है। नीचे कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो सर आज के लिए काफी है। जी आई थिंक बच्चों को एक अच्छा मोटिवेशन मिला होगा, अच्छी स्ट्रेटजी मिल गई होगी। बिल्कुल। जी सर। चलो ठीक सर, है दोस्तों, तो मिलते आज हैं। का क्लास, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं आज की अगले क्लास अगले यहीं कोई पे ओवर और, करते अगर फिर हैं। से सर कोई सेशन प्लान करेंगे बच्चों के लिए, बीच बीच में हम बिल्कुल आते रहेंगे बिल्कुल आप लोगों सर, को तंग करने के लिए। बट वीडियो, बिल्कुल। प्रोडक्टिव वीडियो देखनी है, फालतू की रीलें नहीं देखनी है। ठीक है, प्रोडक्टिव वीडियो, प्रोडक्टिव वीडियो समझ गए ना, ये प्रोडक्टिव है, इसका कंटेंट का कोई फायदा है, आपके दिमाग में कुछ जाएगी बात, है ना, अप्लाई करोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें मैं अमेंडमेंट्स भी लेके आने वाला हूँ। सितंबर, जनवरी, जब जब टैक्स के अमेंडमेंट्स आएंगे इसी चैनल पे आने वाले हैं, एक्सक्लूसिवली सीए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे। जुड़े रहो इस चैनल के साथ और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, चलो, ऑल द बेस्ट। बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।